सब्सक्राइब कीजिए साइंस फर्स्ट चैनल को और लेटेस्ट साइंस एवं फिजिक्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही पूरी नॉलेज के लिए वीडियोज को अंत तक देखें, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस फर्स्ट चैनल के अंदर। दोस्तों, कहते हैं कि प्रयास छोटा ही सही लेकिन लगातार होना चाहिए। प्रयास छोटा ही सही लेकिन लगातार होना चाहिए। जिस प्रकार से बारिश की बूंद का आकार बहुत छोटा होता है लेकिन उसका लगातार बरसना बड़ी नदी का बहाव बन जाता है और नदियों का यही बहाव आगे चल के समुद्र का रूप लेता है। जी हां दोस्तों, आपके और मेरे पढ़ाई के प्रति छोटे छोटे प्रयास निश्चित तौर पर हमको सफलता की ओर अग्रेसित करती है, सफलता की ओर बढ़ाती है। दोस्तों, आज हम क्षारक अर्थात बेस अर्थात एल्काली के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि मैं क्षारक शुरू करूं, यहां पर हमने इससे पहले दो वीडियो अम्ल के पढ़े। अम्ल के पहले वीडियो के अंदर मैंने अम्ल के सामान्य गुणधर्म और अम्ल का पहला प्रकार जल की मात्रा के आधार पर पढ़ा था, तनु अम्ल और सांद्र अम्ल। सेकंड वीडियो के अंदर अम्ल का दूसरा वर्गीकरण अपन ने पढ़ा था, सामान्य वर्गीकरण, और उसके आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कार्बनिक अम्ल और एक होते हैं खनिज अम्ल। एक अम्ल के अंदर छोटा सा बिंदु और बचा हुआ है, उसको पहले पढ़ रहे हैं और तत्पश्चात अपन क्षारक के ऊपर अर्थात एल्काली के ऊपर अर्थात बेस के ऊपर आएंगे। और यहां पर जो अम्ल के अंदर जो छोटा सा बिंदु बचा हुआ है उसका नाम है प्रबलता के आधार पर अम्लों के प्रकार। अम्ल का तीसरा वर्गीकरण है, अम्ल का वर्गीकरण नंबर तीसरा है, वो है प्रबलता के आधार पर। और दोस्तों, प्रबलता के आधार पर दो तरह के अम्ल होते हैं, कभी आपने सुना भी होगा। एक होते हैं प्रबल अम्ल, क्योंकि कोई भी टॉपिक को अपूर्ण नहीं छोड़ना है, पूरा कंप्लीट करना है। क्योंकि हो सकता है कि जहां से अपन छोड़ दें बात भले ही बहुत छोटी सी हो लेकिन उसी में से क्वेश्चन वहां पर परीक्षा में आ जाए तो दिक्कत पैदा करता है। प्रबल अम्ल। और दूसरा है दुर्बल। दुर्बल है, कमजोर है, बिल्कुल मरियल घोड़ा, एकदम दुर्बल अम्ल। तो एक होता है प्रबल अम्ल और एक क्या होता है दुर्बल अम्ल। जैसे नाम वैसे इनकी परिभाषा। जो ज्यादा वियोजित होते हैं अर्थात जो ज्यादा H+ आयन देते हैं अर्थात जो जल के साथ ज्यादा आयनित हो जाते हैं उन्हें बोलते हैं प्रबल। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं जो पूर्णतः कंप्लीटली पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। परिभाषा है उसका उल्टा वहां पर कर देंगे, या जो जल के साथ प्रबल 100% प्रबल, जो जल के साथ 100% आयनित हो जाते हैं। आयनित, थोड़ा सा टपक रहा है, आयनित हो जाते हैं। शायद डालिए रख पैन में हमें। या तीसरी बात, तो जो पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं या जल के साथ 100% आयनित हो जाते हैं, या जो ज्यादा अम्ल के पास क्या है प्रोटॉन दाता, जो ज्यादा H+ देते हैं, ये आपके कहलाते हैं प्रबल अम्ल। और इसका उल्टा कि जो पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं यहां पर कम वियोजित हो जाते हैं। मैं यहां पर लिख रहा हूं, आपको बहुत सारे बच्चे क्योंकि टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट है तो वहां पर पूरे आपको नोट्स जो है पीडीएफ फॉर्म के अंदर मिलेंगे। वहां पर मैंने क्षारक तक नोट्स दे दिए आपको। फिर आगे चल के जब अपन लवण या पीएच या सूचक पढ़ेंगे तो आपको जैसे जैसे पढ़ते चलेंगे वैसे वैसे आपको नोट्स वहां पर मिलते चलेंगे। टेलीग्राम चैनल पर साइंस फर्स्ट आप सर्च करिएगा और वहां पर आप उससे कनेक्ट होइएगा ताकि आपको नोट्स भी प्रॉपर मिले। यही सब चीजें जो मैं बोल रहा हूं वो ऐसे कैसे आपको वहां पर लिखी हुई नोट्स के माध्यम से मिलेगी। अच्छा, ये कम वियोजित होते हैं, दुर्बल अम्ल कम वियोजित होते हैं, इन परिभाषाओं को उल्टा कर देंगे। दूसरी परिभाषा क्या है, जल के साथ कम आयनित होते हैं, वो 100% आयनित होते हैं। मैं पूरा नहीं लिख रहा, शॉर्ट में लिख रहा हूं, कम आयनित होते हैं। या जो कम H+ देते हैं, ये ज्यादा H+ और ये क्या है कम H+ देते हैं। तो ये आपके कहलाते हैं प्रबल अम्ल और ये कहलाते हैं दुर्बल अम्ल। अब बात यहां पर ये आती है कि ये प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल जो है इनके उदाहरण क्या क्या है। तो यहां पर इसके जो उदाहरण है, एक बार आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थोड़ा सा मैं साइड में हट जाता हूं क्योंकि कई सारे बच्चे कहते हैं गुरुजी जैसे बोर्ड एक बार भर जाए तो आप थोड़ा साइड में हो जाया करो ताकि एक स्क्रीनशॉट हम ले लें। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा जल्दी से। यस,
तो यहाँ पर तीन परिभाषा, जो पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं या जल के साथ 100% आयनिक जो हो जाते हैं, या जो ज्यादा H+ आयन देते हैं और एक कम H+ आयन देते हैं। इसके उदाहरण याद करने में बहुत इजी है। इसके उदाहरण याद रखो, खनिज अम्ल जो होते हैं ये प्रबल अम्ल होते हैं, और खनिज अम्ल आपको मैंने 3 पढ़ाए थे, जैसे HCl, HNO3, H2SO4, इनको प्रबल अम्ल की श्रेणी में मानते हैं। तो प्रबल अम्ल के ये एग्जाम्पल हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जो अपन ने पढ़े थे अम्ल की सेकंड वीडियो के अंदर लास्ट में, तो ये इसके उदाहरण है। अच्छा, दुर्बल अम्ल इसके अलावा यदि अपन बात करें तो वो आते हैं एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, आर्थोबोरिक अम्ल। जैसे यहां पर मैं लिखूं कुछ एग्जांपल्स, वही जैसे एसिटिक अम्ल, खनिज अम्ल के अलावा जो बच गए वो सब इसमें एसिटिक अम्ल, जैसे कार्बोनिक अम्ल H3BO3, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल होता है सिरका CH3COOH, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल H2CO3। और ऐसे कैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा H3BO3 आर्थोबोरिक अम्ल, जिसको बोरिक अम्ल भी बोलते हैं, इसको आर्थोबोरिक अम्ल भी कहते हैं। आर्थोबोरिक अम्ल, तो ये इसके एग्जांपल है। तो CH3COOH, H2CO3 को अपन ने पढ़ा था कार्बोनिक अम्ल, H3BO3 को अपन बोलते हैं आर्थोबोरिक अम्ल। उतार ले, ये आपके कहलाते हैं दुर्बल अम्ल। अच्छा, तो ये आपके छोटा सा टॉपिक बच गया था, और वो था प्रबलता के आधार पर अम्लों के प्रकार। तो मैं टॉपिक को वहीं से शुरू करता हूं अगले वीडियो में, कि यदि कोई पीछे का बचा हुआ है तो उसको भी अपन कंटिन्यू ले लें, क्योंकि छोटी सी भी चीज रह जाती है तो एक बार पढ़ लें तो क्या समझ में इजी आ जाती है, पढ़ने में सहज हो जाती है। पढ़ाई का यही उद्देश्य है, चीजें सब सरल है, बस समझने का जरिया है कि कोई आपको उसको किस प्रकार से समझाता है, यही सबसे बड़ी बात है। चीज तो वही है, किताबों में भी वही है, हर चीज वही है, कोई ऊपर से तो कोई ये नहीं कि अलग से कोई अपन पढ़ाएंगे, चीजें वही रहती है। बस समझने का दृष्टिकोण होता है कि आप उसको किस प्रकार से समझते हैं। और चूंकि जब शुरुआत में कोई समझता है तो सिस्टम है कि एक गाइड चाहिए, और गाइड यहाँ पर जो होता है किताब के अलावा वो टीचर होता है, तो वो आपको ढंग से यदि चीज को परोस दे, ढंग से समझा दे, बता दे, तो चीज आपकी पूरी तरह से फिट हो जाती है। तो आप जो है ये वीडियो को जब भी देखते हो तो बेहतर वॉइस के लिए आप ईयरफोन इस्तेमाल करिएगा। पढ़ते समय बच्चों को ईयरफोन लगा लें, घूमते करते आप इजीली पढ़ें, तो ये भी है। आपको यदि वीडियो में थोड़ा सा यदि आपको लगता है कि ब्राइटनेस जो है कम है, तो अपनी ब्राइटनेस जो है मोबाइल की खोल लें, तो प्रॉपर ब्राइटनेस से वीडियो बिल्कुल साफ दिखाई देगा। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, और आप ऐसा करते भी हो। इसके बाद में जो टॉपिक है आज अपन शुरू कर रहे हैं, उसका नाम है क्षारक बेस एल्काली। काली एल्काली, क्षारक बेस एल्काली क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो रीट 2018 के अंदर इसमें से क्वेश्चन आया था। रीट 2018 में से इस क्षारक में से क्वेश्चन आया था, और ऐसे कैसे नोट्स के अंदर दिया होता वहीं से क्वेश्चन आया था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि संपूर्ण पढ़े, तो कहीं पर भी कभी भी किसी भी क्वेश्चन को परीक्षा में यदि आपको देखने को मिलता है तो आपको वहां पर अजीब सा क्वेश्चन महसूस नहीं होता, क्योंकि आपने उसको पढ़ा हुआ है, और पढ़ा हुआ इसलिए क्योंकि आपने पूर्णता रखी है पढ़ाई के अंदर। तो ये यहां पर क्षारक बेस एल्काली, सही शब्द नाम होता है एल्काली, सिलेबस में लिख रखा है एल्काली। तो एल्काली बेस क्षारक क्या होता है? अच्छा, कई बच्चे तो क्षार और क्षारक, यदि मैं आपसे पूछूं एक बार के लिए, क्षार या क्षारक एक ही शब्द है, अलग अलग शब्द है? अब कहीं कहेंगे मुझे क्षार बोल दो चाहे क्षारक बोल दो, एक ही बात है, लेकिन फर्क ये अलग है भाई, और ये अलग है। ये भी आज मैं दोनों में अंतर बताऊंगा कि क्षार और क्षारक में क्या फर्क है। कई बार ये भी पता नहीं होता, बड़े तो हो गए, पढ़ाई करते करते आगे तो पहुंच गए, लेकिन कई बार बेसिक जो चीजें हैं वही पता नहीं होती। तो क्षार क्षारक में भी फर्क होता है। अच्छा, यहां पर अपन इससे पहले कि क्षार क्षारक इनके फर्क, इनके सब बातों को करें, मैं सबसे पहले इसमें बात बता रहा हूं। ये जो क्षारक है इन्हें अपन भस्म भी कहते हैं। तो यहां पर पहला बिंदु मैं लिख रहा हूं, इन्हें भस्म भी कहते हैं। तो क्या बोलते हैं? भस्म। ये जो एल्काली शब्द है ये अरबी शब्द है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं एल्काली, अरबी भाषा से लिया गया है। ये अरबी भाषा का, एल्काली का अरबी भाषा में जो मीनिंग होता है, एल्काली का अरबी भाषा में मीनिंग होता है पौधे की राख। पौधे की राख, राख का मतलब भस्म, राख कह दो चाहे भस्म कह दो है।
आपने कभी सुना होगा महाकालेश्वर शिव जी के ऊपर भस्म चढ़ती है, और भस्म चढ़ती है मतलब भस्म का स्नान होता है, भस्म से नहाना है। आपने कभी देखा कि गांव में जनरली कई ऋषि मुनि ऐसे आते हैं जो अपने शरीर पर भस्म लगा के आते हैं। वो नहाते नहीं है अपनी तरह, अपन नहाते हैं, वो नहाते नहीं है, वो भस्म को लगा लेते हैं, शरीर पर राख को लगा लेते हैं। शिव जी के बारे में तो यो भी कहते हैं कि शिव जी जो है वो शमशान की जो भस्म है उसको शरीर पर लगाते थे, ऐसा कहते हैं। और ऋषि मुनि जो है ये क्या है कि पौधे की जो राख होती है या जो भी उनको भस्म या राख मिलती है उसको अपने शरीर पर लगा लेते हैं। आप सोचो कि वो नहाते नहीं है कई दिनों तक पानी से, लेकिन वो भस्म से रहते हैं, बिल्कुल फिट रहते हैं और कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों? आप ये बताइए कि अपन नहाते क्यों है डेली? अपन नहाते क्यों है? अपन यदि 2 दिन या 3 दिन नहीं नहाएंगे तो क्या होगा? आप कहोगे गुरुजी गंध आने लग जाएगी, पसीने की बास आ जाए, थोड़ी देर बाद में बास आ जाए पसीने की। कईयों के तो इतनी ज्यादा पसीने की बास आती है कि बगल में कोई खड़ा है तो बात करने वाला दूर हट जाता है ना, तेरे तो बास आए बहुत जोर की। तो बात ये आती है कि नहाने से ऐसा क्या होता है? तो आप कहोगे नहाने से शरीर के अंदर जो बदबू है, बास आती है, वो हट जाती है। ये बास क्यों आती है? बास हमेशा, बदबू जो आती है, दुर्गंध जो आती है, जिसको अपन सामान्य भाषा में बास बोल दो, कि अपन गांव में बास बोलते हैं कि इसमें बास आ रही है या बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है, ये होता है अम्ल के कारण। और शरीर में पसीने के कारण जो अम्ल स्रावित होता निकलता है पसीने के रूप में, वो क्या होता है? जमा होता है, जमा होने के कारण वो दुर्गंध देता है। आप देखो टॉयलेट्स के अंदर इतनी दुर्गंध आती है, क्यों? यूरिक अम्ल होता है, बहुत तगड़ा दुर्गंध, जा नहीं सकते, नाक बंद कर करके जाना पड़ता है कई बार। तो दुर्गंध, शरीर में बदबू, कईयों के मुंह में बदबू आती है बहुत बुरी, मुंह में बदबू आती है, कई बार बोलते हैं ना इतनी बुरी बदबू आती है, दूर से हट जा भाई, दूर से बोल ले तू तो, और दूर से अपने कदमों को पीछे खींच लेते हैं, मुंह में दुर्गंध आती है। क्योंकि मुंह के अंदर अम्ल बनता है, उनके बैक्टीरिया होते हैं जो ज्यादा अम्ल को स्रावित करते हैं। शरीर में बदबू आती है पसीने के कारण, जो अम्ल निकलता है उसके कारण, और टॉयलेट्स के अंदर बदबू आ रही है यूरिक अम्ल के कारण। और इनको समाप्त करने का, अम्ल को समाप्त करने का तरीका क्या है? क्षार। तो कभी सुना भी होगा, अम्ल में यदि क्षार डाल दें, अम्ल का प्रभाव खत्म हो जाता है, बढ़ जाता है लवण और पानी। कभी सुना? अम्ल प्लस क्षार, ये अम्ल तुझमें क्षारक डाल दे, अम्ल में यदि क्षारक आ जाए तो लवण बढ़ जाए और पानी निकट जाए, लवण तो बढ़ जाए और पानी निकट जाए। तो यहां पर कुल मिला के अम्ल में क्षारक जो है डालने से अम्ल का प्रभाव खत्म हो जाता है। और यही कारण है कि हम नहाते हैं, क्योंकि नहाने का जो साबुन है वो क्षारीय है और हमारे शरीर पर दुर्गंध आ रही है अम्ल की। तो जैसे साबुन को टिकिया ली साबुन की और रगड़ते हैं, रगड़ने के कारण जो शरीर पर दुर्गंध रूपी अम्ल जो था वो साबुन के कारण वहां पर खत्म हो जाता है, क्योंकि साबुन जो क्षारक है वो अम्ल के प्रभाव को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। ठीक उसी प्रकार से आपने देखा होगा पेस्ट जब अपन करते हैं तो पेस्ट जो होता है वो क्या करता है? मुंह के अंदर दुर्गंध को खत्म कर देता है। और यही कारण है कि कहा जाता है कि हमेशा जो टूथपेस्ट होती है वो क्षारीय होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? क्षारीय। यही कारण है कि पहले के टाइम पर नीम बबूल जो है उनकी दातुनों को अपन करते थे तोड़ के, क्योंकि उनमें क्षारीय गुण होता है, और क्षारीय गुण जब अंदर जाएगा तो मुंह के अंदर जो दुर्गंध आ रही है, अम्ल है, उसके प्रभाव को समाप्त कर देता है। अब आप यहां पर इस क्षार को मैं भस्म भी कह रहा हूं, तो यदि साबुन नहीं मिल रहा है नहाने को, साबुन तो महंगा भाई, कहां से लेके आए? कोई बात नहीं, थोड़ी सी राख लो और राख को शरीर पर लगाओ, राख को शरीर पर लगा लिया, दुर्गंध गायब हो जाएगी। और आपके अम्ल के कारण जो चाटा पीटी सी होती है, जो खुजाड़ सी होती है, वो भी आपके नहीं होगी। क्यों? क्योंकि राख लगाने से क्या हुआ? राख लगाने से अम्ल का प्रभाव हो गया खत्म, और खत्म होने से वहां पर न तो अब कोई दुर्गंध आएगी, नहीं अम्ल के कारण आपके कोई चाटा पीटी अर्थात खुजाड़ चलेगी। चाटा पीटी मतलब खुजाड़ भी नहीं चलेगी। इसलिए ऋषि मुनि जो होते हैं ये वहां पर राख जो है उसको अपने शरीर पर लपेट लेते हैं। कई बार आपने ऐसा देखा भी होगा, क्योंकि राख जो है ये क्षार है, और शरीर पर लिपटने, शरीर पर लगाने से शरीर पर अम्ल जो है उसका प्रभाव वहां पर खत्म हो जाता है। तो यहां पर मैंने आपको बताया था, इन्हें भस्म भी कहते हैं। एल्काली अरबी शब्द है और उसको अपन बोलते हैं पौधे की राख। अच्छा, आगे देखो बच्चों, अगली बात इसी को मैं लिख देता हूं। क्षारक अम्ल के साथ क्रिया करके,
क्षारक कौमा अम्ल के साथ क्रिया करके, अम्ल के साथ क्रिया करके क्या, लवण व पानी नाते रिश्ते नाते बनाते हैं। तो यहां पर मैं लिखूं क्षारक, क्षारक तो अम्ल के साथ मिल जाता है, लवण बनाता है, पानी निकालता है। भाई लवण बढ़ जाए और पानी निकल जाए, तो क्षारक अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि अपन आगे बढ़े इसी के अंदर। जल्दी करें थोड़ा सा। अगली बात, क्षारक, देखो अम्ल के अंदर पहले वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था, बच्चे ला लो, जो बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं, लगातार वीडियो से कनेक्ट हैं, निश्चित तौर पर उनको सब कुछ पता होगा और पढ़ाई को एक एंजॉय के रूप में ले रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि जो बच्चे कभी कभी पढ़ रहे हैं, कभी कभी वीडियो देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनको पढ़ाई में दिक्कत भी महसूस हो रही होगी और वो अनावश्यक तनाव में भी आ रहे होंगे। तो पढ़ोगे नहीं तो चीजें आएगी नहीं तो टेंशन में रहोगे, पता नहीं क्या होगा, परीक्षा में पास होंगे कि नहीं होंगे। अरे परीक्षा में 2 मिनट पास हो जाओगे, क्योंकि तुमसे ज्यादा उस टॉपिक के अंदर, उस सब्जेक्ट के अंदर, उस परीक्षा के सिलेबस में तुमसे ज्यादा कोई पारंगत नहीं है, बशर्ते कि आपने उसको पूरे रोचक ढंग से और पूरी की पूरी पढ़ाई को आपने संयोजा है, उसको इकट्ठा करके अपने दिमाग में आरोपित किया है। अगली बात, क्षारक जो होते हैं, ये मैंने अम्ल के अंदर बताया था, अम्ल H+ आयन देते हैं और क्षारक क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं। तो याद रखें, आगे मैं यहां पर लिख रहा हूं, क्षारक जल में OH- उत्पन्न करते हैं, क्षारक जल में OH-, वहां पर क्या दिया था, H+, OH- आयन उत्पन्न करते हैं। तो यहां पर ये भी आपको बात याद होनी चाहिए। अगली बात जो है, क्षारक छूने में चिकने होते हैं, क्षारक जो है ये छूने में चिकने होते हैं। तो छूने में, साबुन सा होता है चीकना, छूने में चिकने होते हैं। अच्छा, अम्ल को मैंने बताया था, अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल, इसलिए याद करवाया था अनिल। अनिल का मतलब अम्ल, नीले को क्या करता है, लाल। जिसका नाम अनिल है ना, उसको बोल दिया करो तेरे नाम का अनुवाद, तेरे नाम का विच्छेद मैं कर रहा हूं कि ऐसे अम्ल नीले लिटमस को क्या करता है, लाल करता है। तो ये तो एक मजाक की बात है, याद करने का तरीका है, अनिल तो अनिल ही है। तो अम्ल नीले को लाल करते हैं, लेकिन क्षार लाल लिटमस को, तो मैं लिख रहा हूं ये लाल लिटमस को उल्टा करते हैं, अम्ल नीले को लाल और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ये लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। अच्छा, ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं। संक्षारक का मतलब नुकसान पहुंचाते हैं, संक्षारक प्रकृति के होते हैं। मैं यहां पर क्षारक के गुण लिख रहा हूं, संक्षारक प्रकृति के होते हैं। आप कहोगे गुरुजी संक्षारक प्रकृति के कैसे, जैसे चूने का पानी पढ़ेंगे अपन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी, और चूने के पानी में जरा उंगली डालना, चूने का पानी कली, जिसको अपने गांव में कली बोलते हैं, कली पुताई करते हैं, उसमें जरा उंगली, हाँ गुरुजी अंगुली डालने से, हाथ डालने से तो फट जिए, चामड़ी फट जिए, और चामड़ी इसलिए फट जाए क्योंकि ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं एग्जांपल, जैसे चूने के पानी के संपर्क में त्वचा आने पर वह फट जाती है। चूने के पानी के संपर्क में त्वचा के आने पर, त्वचा के आने पर वह फट जाती है, स्किन फट जाती है। तो इसको बोलते हैं कि नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, ज्यादा संपर्क में आते हैं, तो संक्षारक प्रकृति के होते हैं। अल्प मात्रा में तो नुकसान नहीं करते, लेकिन ज्यादा मात्रा में ये क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। आपने कभी देखा कि साबुन है, सर्फ है, उसके घोल के अंदर बहुत देर तक हाथ रहेंगे तो हाथों में चमड़ी थोड़ी सी फट जाती है, और चूने का पानी में तो इस ज्यादा संक्षारक प्रकृति होती है, तो त्वचा है वो फटी जाती है, बिल्कुल ऐसे एकदम क्रैक सी हो जाती है, कभी देखा भी होगा। तो उतारिएगा ये चीज, आगे स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से। तो क्षारक जल में OH- उत्पन्न करते हैं, छूने में चिकने होते हैं, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, संक्षारक प्रकृति के होते हैं। और संक्षारक प्रकृति के कारण
जैसे चूने के पानी के संपर्क में त्वचा के आने पर वह फट जाती है। अगली बात देखो, अगली बात है ब्रॉस्टेड और लॉरी के अनुसार वो क्या बोलते हैं परिभाषा के अंदर। तो अगली बात मैं यहां पर लिख रहा हूं, ब्रॉस्टेड एवं लॉरी के अनुसार, ब्रॉस्टेड और लॉरी के अनुसार वो क्या बोलते हैं। देखो यहां पर अम्ल को अपन ने बोला था प्रोटॉन दाता, और यहां बोलेंगे क्षार को बोलेंगे प्रोटॉन ग्राही। तो ब्रोस्टेड और लॉरी ने वहां पर अम्ल को बोला था प्रोटॉन दाता, और यहां पर बोलते हैं प्रोटॉन ग्राही। तो ब्रोस्टेड और लॉरी के अनुसार क्षारक वे यौगिक है जिनमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता हो के अनुसार ये वे यौगिक है, ये का मतलब क्षारक वे यौगिक हैं जिनमें वे यौगिक है जिनमें ये मर्रे जिनमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता हो, प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता, इसलिए इनको अपन प्रोटॉन ग्राही बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बच्चों, प्रोटॉन ग्राही। वहां पर अपन ने हम लोग को बोला था प्रोटॉन दाता, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया है, बोलते हैं दाता, वजन में आता है दाता। तो ब्रॉस्टेड लॉरी के अनुसार ये वे यौगिक है जिनमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता हो, अर्थात शॉर्ट में बोलूं तो है प्रोटॉन ग्रहण करने की, अर्थात प्रोटॉन ग्राही, और वो थे वहां पर प्रोटॉन दाता। कौन, अम्ल। क्लियर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ब्रॉस्टेड लॉरी के अनुसार वे यौगिक जिनमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता हो, इन्हें प्रोटॉन ग्राही बोलते हैं। अच्छा, लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार वे यौगिक जिनमें इलेक्ट्रॉन की निर्जल जोड़ी प्राप्त करने की क्षमता हो। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ये इसने भी इसकी परिभाषा दी है क्षारक। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार वे यौगिक है जिनमें इलेक्ट्रॉन की निर्जल जोड़ी प्रदान करने की क्षमता हो। तो माइनस होते हैं ना, OH माइनस, निर्जल जोड़ी प्रदान करने की क्षमता हो। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार वे यौगिक है जिनमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जल जोड़ी प्रदान करने की क्षमता हो। जैसे NH3 माइनस, एग्जाम्पल अपन लिखे तो OH माइनस और Cl माइनस। तो इसने भी परिभाषा दी है कि लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार वे यौगिक है जिनमें इलेक्ट्रॉन की निर्जल जोड़ी प्रदान करने की क्षमता हो। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्षारक कहलाते हैं, या यो कह दीजिए जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं। संक्षेप में बोले हैं तो जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन देने की जो प्रवृत्ति रखते हैं उनको अपन क्षारक बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति। अच्छा, अगली बात क्षारीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। अगली बात मैं बता रहा हूं, देखो आपको मैंने अम्ल के पहले वीडियो में बता दिया, चाहे अम्ल हो, चाहे क्षार हो, चाहे लवण हो, इनके यदि विलयन है तो उसमें करंट आएगा। करंट का मतलब विद्युत धारा बहेगी। तो वही बात यहां पर याद रखें, क्षारीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं, करंट आता है। तो यहां पर मैं लिखूं क्षारीय विलयन। अगली बात, क्षारीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं, अच्छे सुचालक होते हैं। क्षारीय विलयन विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक का मतलब क्या होता है, अच्छा कंडक्टर, गुड कंडक्टर होते हैं। और एक होता है बैड कंडक्टर और एक होता है गुड कंडक्टर, तो अच्छे चालक होते हैं। तो क्षारीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं, अर्थात इनमें से आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब यहां पर बात आती है, जो क्षारक, एक महत्वपूर्ण बात है, जो क्षारक जल में विलय हैं, जल में जो पूरी तरह से घुल जाते हैं, जल में विलय होते हैं,
उन्हें क्षार कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? क्षार कहते हैं। समझ में आ गई क्या? क्षारक है और यहां पर क्षार है। कोई भी क्षारक क्षार कब कहलाएगा? जब किसमें विलीन होगा? वो जल में। यदि कोई भी क्षारक जल में घुल जाता है तो ऐसी स्थिति में जल में घुलने पर उसको अपन क्या बोलेंगे? क्षार। तो जल में विलीन क्षारक क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसकी परिभाषा के अंदर आपको ध्यान रहे क्षारक और क्षार में क्या फर्क है। जैसे मैं क्षार की बात करूं, KOH जल में घुल जाता है, NaOH जल में घुल जाता है, तो ये बताओ क्या कहलाएंगे? क्षार कहलाएंगे। प्रत्येक क्षारक क्षार नहीं होता। प्रत्येक क्षारक क्षार नहीं होता। वही क्षारक क्षार होता है जो जल में घुल जाता है। क्षारक की बात करें तो क्षारक के उदाहरण तो है जैसे FeO, Fe2O3, ये सब क्या है? क्षारक है, लेकिन क्षार नहीं कहलाएंगे। क्षार क्या कौन कहलाएंगे? KOH, NaOH, क्योंकि जल में घुल जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। FeO फेरस ऑक्साइड, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, ये पढ़ेंगे कभी संयुक्तता में। FeO को और Fe2O3 को क्या इसको बोलते हैं? फेरस ऑक्साइड। वैलेंसी में बताऊंगा फेरस अस और इक का प्रयोग कब करते हैं। फेरस और ये फेरिक, तो फेरस कब बोलते हैं, फेरिक कब बोलते हैं? अस और इक का प्रयोग। ऑक्साइड तो फेरस ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड है। ये आपके क्षारक तो हैं, लेकिन क्षार के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि क्षार वही कहलाते हैं जो जल में विलीन होते हैं। आगे बात समझ? ऐसे जैसे आपके जिंक ऑक्साइड है, ये भी इसका एग्जांपल है कि जो क्षारक है जिंक ऑक्साइड, ये क्षारक है जिंक ऑक्साइड, बट ये आपके क्षार में नहीं आएंगे। क्षारक क है, क का फर्क है, क्षार है क, लेकिन ये क्या है? क्षार है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जो क्षारक जल में विलीन होते हैं उन्हें क्षार बोलते हैं। एग्जांपल KOH और NaOH। क्लियर बच्चों? तो ये अपन ने पढ़ा क्षारक अर्थात बेस या एल्काली जो है, इसके बारे में सामान्य बातें। अब आपको मैं महत्वपूर्ण कुछ क्षारक अपन ले रहे हैं और बेस आपको कुछ महत्वपूर्ण बेस में ले रहा हूं, और उन बेस का रासायनिक नाम क्या होता है, नॉर्मल उनको अपन नाम से किस नाम से जाना जाते हैं और उनके क्या उपयोग हैं, इसमें से आपके कई बार भी क्वेश्चन आया था। तो यहां तक आपने इसको समझ लिया होगा। मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं। इसका भी स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मैंने मिटा दिया, थोड़ा साइड में नहीं हुआ था मैं, लेकिन आपने ले लिया होगा, नहीं तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके आप देख लेना। अच्छा, आगे बात करें अपन यदि, तो यहां पर मैं प्रमुख बेस लिख रहा हूं। प्रमुख बेस, और प्रमुख बेस में सबसे पहले यहां पर लिख रहा हूं रासायनिक नाम। यहां पर मैं लिख रहा हूं सामान्य नाम, और यहां पर मैं लिख रहा हूं उपयोग। यह आपको वहां पर नोट्स के अंदर भी पूरा सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन एक बार समझ ले तो याद हो जाएगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH नंबर वन पे लिखा मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसको बोलते हैं अपन कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा याद रखना। और इसका उपयोग होता है साबुन बनाने में। साबुन बनाने के अंदर जनरली इसको काम में लेते हैं। दूसरा मैं लिख रहा हूं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड Na को बोलते हैं सोडियम को नेट्रियम बोलते हैं, Na। अब आप कहोगे बोल तो सोडियम रहेगा, तो Na क्यों? तो Na जो है इसको नेट्रियम कहते हैं, नेट्रियम है इसलिए सोडियम Na। तो नेट्रियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड को इसको हाइड्रोक्साइड, तो कास्टिक सोडा बोलते हैं। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन बनाने में। दूसरा होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। पोटेशियम को कैलियम कहते हैं, कैलियम। तो पोटेशियम को वैसे हिंदी के अंदर अंग्रेजी के अंदर पोटेशियम बोल रहे हैं, हिंदी में पोटेशियम लिखते हैं, लेकिन वैसे इसका नाम क्या है? कैलियम। ठीक है, तो कैलियम K4 कैलियम पढ़ेंगे कभी उनके सिंबल्स में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं कास्टिक पोटास। याद कैसे रहेगा? बहन तो संकट ये है गुरु जी, याद कैसे रहेगा? मैं चक्कर खाते रहते हैं सोडा और पोटास में, चक्कर खाते रहते हैं, चक्कर का खत्म किए। सोडियम में आपके आएगा सोडा, सोडियम से सोडा, कास्टिक सोडा।
और पो पे भी यहां पे आ गया पो। तो पोटेशियम आते ही पोटास, कास्टिक, पोटास, कास्टिक कास्टिक तो दोनों में आ रहा है। सोडा कब आएगा? जब सोडियम है। पोटास कब आएगा? जब पो है। और ये भी साबुन बनाने में। अब आप कहोगे गुरुजी साबुन बनाने में तो क्या है ये कौन कौन से? तो इससे तो आप धोने का साबुन बना लो, इससे नहाने का बना लो। तो ये तो है धोने का साबुन है, धोने का साबुन, और ये है नहाने का साबुन, नहाने का साबुन। तो धोने का साबुन में अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा उसमें तीव्रता होती है। और लेकिन कई बार जब नहीं होता है, नहाने का साबुन नहीं होता है, तो अपन धोने के से करते हैं। कई बार बीत जाता है साबुन, तो क्या करते हैं? तो धोने गए उसी को लगा लेते हैं, क्या करें है। अच्छा, और एक होता है ये कास्टिक पोटास, सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, नहाने का साबुन। इससे बनाते हैं नहाने का साबुन, इससे धोने का साबुन। तो साबुन में फर्क होता है, वैसे नहाने का अलग, धोने का अलग। वो तो होता नहीं है ना, इसलिए काम चलाने के लिए अपन क्या करते हैं कि धोने वाले को नहाने वाला बना लेते हैं, उसी से नहा लेते हैं। वो तो काम चलाने की बात है, नहीं हो तो करते ये कार्रवाई तो क्या है। और कुछ भी नहीं हो, साबुन नहीं हो तो क्या करोगे? पानी में नहीं है, साबुन नहीं है तो क्या करोगे? आप करोगे राख को शरीर पर लपेट लेना। और आप कह देना गुरुजी राख को शरीर पर लपेट के बढ़ गए ऋषि मुनि, और ऋषि मुनि बढ़ के हमारा तो भस्म में स्नान हो गया, राख से स्नान कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुर्गंध हट जाएगी। अब वो अलग चीज है कि थोड़ा सा राख से लगेगा तो अजीब सा, लेकिन बात है यहाँ पर। अच्छा, तो ये यहाँ पर अपन ने पढ़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आगे है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH। फॉर्मूला बनाना, रासायनिक सूत्र बनाने में आएगा, इनके फॉर्मूले भी कैसे बनते हैं, संयुक्ता याद होनी चाहिए, फॉर्मूले बन जाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? भुजा हुआ चूना होता है, भुजा हुआ चूना, जिसको कली बोलते हैं, सफेदी। तो आपको पता है सफेदी करने में काम में आता है, सफेदी करने में इसको काम में लेते हैं। तो यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जल्दी से उतारे स्क्रीनशॉट। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मकानों की सफेदी करने में, इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी इसको काम में लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, जो आपके रीड 2015 में एक क्वेश्चन आया था ब्लीचिंग पाउडर, उसको बनाने के लिए भी याद रखना बच्चे लालो, भुजा हुआ चूना काम में लेते हैं। तो भुजे हुए चूना जो होता है उसमें यदि अपन क्लोरीन प्रभावित कर देते हैं तो उससे बनता है ब्लीचिंग पाउडर। आगे पढ़ेंगे, ब्लीचिंग पाउडर बनाना समझाऊंगा, तो उसमें भी काम में आता है। सफेदी बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, जो विरंजक के रूप में काम में आता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। तो ये आपके शारक चल रहे हैं और उसमें आपने इतना उतार लिया होगा, थोड़ा जल्दी से करें। आगे देखिए, आगे है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और बैरियम हाइड्रोक्साइड। ये दो और आते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और बैरियम हाइड्रोक्साइड। इनके जनरली सामान्य नाम नहीं है और इनके फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। दो और महत्वपूर्ण ले रहा हूं मैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो नंबर 6 अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग किया जाता है, जनरली इसका कोई सामान्य नाम नहीं है। उपयोग जो करते हैं वो प्रयोगशालाओं में करते हैं। लेबोरेटरी में आपने देखा होगा सीसी में रखा रहता है ये, तो प्रयोगशालाओं में जनरली टेस्ट करने के लिए काम में लेते हैं। एक होता है बैरियम हाइड्रोक्साइड, होता है बैरियम हाइड्रोक्साइड, बैरियम हाइड्रोक्साइड है, बैरियम और हाइड्रोक्साइड। बैरियम की संयुक्ता 2 होती है तो वो इधर आ जाएगी, तो बैरियम हाइड्रोक्साइड ये होता है। इसका भी कोई सामान्य ज्यादा पॉपुलर नाम नहीं है और इसका उपयोग भी जनरली प्रयोगशालाओं में करते हैं, लेबोरेटरी में करते हैं। तो कुल मिला के 5 तरह के अपन ने यहाँ पर अभी प्रमुख बेस पढ़े थे। छठा देखिए आप, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम NH4 हाइड्रोक्साइड OH। बैरियम हाइड्रोक्साइड, बैरियम की 2 संयुक्ता होती है तो इधर आ जाएगा, इसकी एक होती है तो इधर एक ही रहेगी, तो बैरियम हाइड्रोक्साइड ये होता है। दोनों का उपयोग जनरली ये करते हैं। नंबर 6 काफी महत्वपूर्ण है ये। नंबर 6 जरा देखें, नंबर 6 जो है
ये क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो नंबर 6 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं इसको। मिल्क किसका मिल्क? मैग्नीशिया का मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एंटा एसिड के रूप में आता है एसिडिटी दूर करने के लिए, एंटा एसिड बोलते हैं इसको। एंटा एसिड उदर में जो जठर रस होता है ना, HCl, तो उदर में जठर रस को समाप्त करने के लिए, जठर रस को समाप्त करने के लिए काम में लेते हैं। उदर में जठर रस को समाप्त करने के लिए काम में लेते हैं। तो जब ज्यादा एसिडिटी हो जाती है ना, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से क्या होगा? एंटा एसिड है, और उधर में आपके जो भी एसिडिटी है उस एसिडिटी क्या कर देगा? खत्म कर देगा, है। क्योंकि जैसे ही आप कोई क्षार लोगे, आपके अंदर शरीर में एसिड है और क्षार पिया, तो क्षार पीते क्या होगा? एसिड, एसिड का होता है अम्ल, क्षार प्लस अम्ल बनाएंगे लवण और पानी। तो लवण पानी का कोई प्रभाव नहीं होता है, दिक्कत नहीं करते हैं, लेकिन एसिड दिक्कत करता है। तो कभी भी एसिड के प्रभाव को खत्म करने के लिए आपको क्षार लेना पड़ेगा, और वहां पर लवण पानी बढ़ जाएगा दोनों को मिलने से, और ऐसी स्थिति में आपको एसिडिटी से जो भी दिक्कत आ रही है उससे निजात मिल जाएगी। तो एंटा एसिड कहते हैं इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इंपॉर्टेंट। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पेट की अम्लीयता दूर करने में काम में लेते हैं, उधर में जठर रस को समाप्त करने के लिए एंटा एसिड कहते हैं ये। कई बार रीट 2018 के अंदर यही क्वेश्चन आया था, रीट 2018 में। रीट 2015 में आपके विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर से संबंधित क्वेश्चन आया था, बट रीट 2018 के अंदर से बेस में से क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने आपको कहा कि पूरा कंप्लीट अच्छे से पढ़ लें, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका भी एक बार उतारने में थोड़ा सुविधा रहती है। वीडियो को फिर इतनी देर तक देखने की जरूरत नहीं है, जब भी नोट्स बनाओ या लिखो आप, तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा साइड में हट के आपसे कहता भी हूं कि ऐसा आप कर लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद में सामान्य बात, पानी जो है ये उभयधर्मी है। कुछ सामान्य बात वीडियो के अंदर, कुछ छोटी छोटी बातें मैं और बता रहा हूं इस वीडियो में, जो अपन बेस वाले में पढ़ रहे हैं उसमें कुछ ऐसी चीजें जो थोड़े से हटकर है लेकिन काफी महत्वपूर्ण है। तो पानी जो है ये उभयधर्मी है, ध्यान रखें। पानी उभयधर्मी, उभयधर्मी क्या होता है? उभयचर, उभयधर्मी उभयचर है, तो दोनों जगह है, जल में भी और थल पे भी रहते हैं, उभयचर। तो पानी उभयधर्मी है। उभयधर्मी का मतलब क्या होता है? अम्ल व क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है, दोनों की तरह व्यवहार करता है। कौन करता है? पानी। तो याद रखें, पानी उभयधर्मी। क्लियर बच्चों? तो ये आपको पता होना चाहिए। अगली बात, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को अपन बोलते हैं चूना पत्थर। कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं चूना पत्थर। इसी का नाम है चौक, इसी का नाम है खड़िया, इसी का नाम है संगमरमर। चौक, खड़िया, चूना पत्थर, संगमरमर। प्रवाल भित्तियां भी इसी की बनी होती है, मोती भी इसी के होते हैं, प्रवाल भित्तियां, मोती। तो कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप मैंने आपको लिखे। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अपन क्या क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब क्या होता है? चूना पत्थर होता है, इसी को अपन चौक कह देते हैं, इसी को खड़िया बोल देते हैं, इसी को संगमरमर बोल देते हैं। क्लियर? प्रवाल भित्तियां भी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, मोती भी अपन यही बोलते हैं, और समुद्री जीवों के जो कवच होते हैं, समुद्री जीवों के जो कवच, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं। अच्छा, अब ये जो चूना पत्थर होता है इसको अपन क्या करते हैं? चूना पत्थर की खाने होती है, चूना पत्थर आया उसके बाद में क्या करेंगे? चूना पत्थर को अपन क्या करते हैं? चूने के भट्टे होते हैं, भट्टे देखे होंगे आपने, वहां इसको डाल देते हैं और वहां पर लाए लगा देते हैं इसमें। तो क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट को जब अपन गर्म करते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं, इसका मतलब गर्म करते हैं। तो गर्म करते हैं तो आपने क्या देखा? भट्टों में सफेद सफेद दौड़ दौड़ धुआं निकलती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और क्या बन जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। ये है बिना भुजा चूना, बिना भुजा चूना, अभी तक भुजाया नहीं इसको, ये बिना भुजा चूना है, जिसको अपन बोलते हैं कली के टंटे। कली के टंटे, टंटे आते हैं कली के डगड़े,
आपने देखा होगा सफेदी के लिए लेके आते हैं, भाई कली दे दे, 5 किलो कली दे दे रहे, कली के दे देता है, वो डगर से दे देता है, वो होता है बिना भुजा चूना कली के टंटे। तो ये हुआ। तो अपन ने क्या करा, इस चूना पत्थर को भट्टे होते हैं चूने के भट्टे, उन चूनों के भट्टे में इसको गर्म किया तो बिना भुजा चूना पड़ा। कैल्शियम ऑक्साइड याद रखना, बिना भुजा चूना कली के टंटे। फिर घर पर ये कैल्शियम ऑक्साइड अपन लेके आए, कली के टंटे ले आए, डगर से होते हैं जैसे माटी के जैसे डगर होता है, ऐसे डगर के जैसे होते हैं सफेद सफेद थोड़े थोड़े, तो इनको ले आए और इनको लाके इनमें डाल दिया पानी। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बिना भुजा चूना लाया और इसमें क्या मिला दिया अपन ने, पानी मिला दिया इसको। तो पानी मिलाते ही क्या हुआ, पानी मिलाते ही बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसको अपन बोलते हैं भुजा हुआ चूना, अभी बताया था मैंने, भुजा हुआ चूना। इसी का नाम है फेदी, फेदी का मतलब सफेदी, इसी को अपन कली बोलते हैं, इसी को अपन अंग्रेजी के अंदर बोलते हैं व्हाइट वॉश, व्हाइट वॉश कली। तैयार हो गया कली। तो कली के अपन कैसे करते हैं, कली तैयार कैसे करते हैं, सबसे पहले चूना पत्थर भट्टों में गए, गर्म हुए, सफेद सफेद सी धुआं निकलती है, भट्टों में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई वो, और बिना भुजा चूना कली के टंटे बन गए। कली के टंटों घर में लाए, एक किसी भी टंकी के अंदर या कोई पात्र में डाले और पानी डाल दिया, भट 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 हुआ और भुजा हुआ चूना बन गया कैल्शियम ऑक्साइड, सफेदी कली या व्हाइट वॉश। ये आपके तैयार हो गए कली, व्हाइट वॉश तैयार हो गया। अब क्या करोगे इस व्हाइट वॉश को, इस कली को क्या करोगे, दीवार पर करेंगे। तो अगली बात बता रहा हूं मैं यहीं पर, ये जैसे अपन व्हाइट वॉश तैयार हो गई, इसको अपन दीवार पर पोत देते हैं। तो ये आपने दीवार पर पोती, जैसे ये दीवार है इस पर पोत दी हो। अब दीवार पर पोत दी तो अपने वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, होती बहुत बड़ी अल्प मात्रा में लेकिन है तो सही। वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, नाइट्रोजन। उसके बाद में 78% नाइट्रोजन है, उसके बाद में 21% जो है वो ऑक्सीजन है। तो कितनी हो गई, 78 और 21 कितनी हो गई, 99%। मतलब वायुमंडल में 99% तो दो ही गैस है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितनी 78% और ऑक्सीजन कितनी 21%, तो दोनों मिला के 99% तो आपके नाइट्रोजन ऑक्सीजन होती है। इसके अलावा बची हुई 1% में चटर पटर गैसें हैं, तो उसके अंदर आपके CO2 भी है। तो CO2 जो होती है ये वायुमंडल में है, और वायुमंडल में जो CO2 होती है, ये जैसे मैंने सफेदी करी तो वायुमंडल की CO2 इस सफेदी से टकराई, ये है वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल में उपस्थित। तो वायुमंडल में जो भी उपस्थित CO2 है वो क्या करी, आपकी सफेदी जो आपने दीवार पर करी, ये दीवार पर सफेदी करी ना आपने, दीवार पर जो सफेदी करी है ये वाली, इस पर वायुमंडल की CO2 टकराई, और CO2 टकराते ही क्या हुआ, बढ़ गया कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2, बढ़ा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट और H2। कैल्शियम कार्बोनेट बढ़ जाता है H2। आप इसीलिए देखना जब भी दीवार पर सफेदी करते हैं तो दीवार एकदम चमक उठती है, यार ये तो गंदी हो रही है, थोड़ा सफेदी करते हैं, सफेदी के बाद में दीवार चमक उठती है। चमक क्यों हो गई, क्योंकि दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात संगमरमर की परत आ गई। तो संगमरमर की तरह दीवार चमकने लग जाती है, संगमरमर, हे मरमर, संगमरमर की तरह चमकने लगती है दीवार, चमकने लगती है क्योंकि इसकी परत आ गई, कैल्शियम कार्बोनेट की परत। इस परत के कारण ये दीवार पर पड़ गई, तो लिख रहा हूं इस परत के कारण, इस परत के कारण दीवार, थोड़ा यहां पर फ्लक्चुएशन आएगा, इस परत के कारण, यहां लिख देता हूं, इस परत के कारण दीवार संगमरमर की तरह चमकने लगती है। और साथ में क्या होता है, संगमरमर की तरह चमकने लगती है, और क्या होता है बताओ, सफेदी करते हैं उसके बाद में क्या होता है, सफेदी करते ही क्या होगा, एकदम नमी सी आती है। कभी आप गांव में, अपन ने अभी दीपावली का टाइम चल रहा है और वहां पर ऐसी स्थिति में जब अपन पुताई करते हैं तो पुताई करने के बाद में क्या होती है, एकदम नमी सी निकलती है, मॉइस्चर। तो मॉइस्चर क्यों निकलती है, क्यों, पानी, इसके कारण क्या है, नमी, दीवार में नमी निकलती है, दीवार में नमी निकलती है, मॉइस्चर, दीवार में क्या निकलती है बच्चों, नमी। थोड़ी देर बाद में ये नमी तो सूख जाती है और दीवार पर केवल संगमरमर की जो परत है उसकी तरफ दीवार चमकने लग जाती है। तो ये आपको मैंने एक महत्वपूर्ण बात बताई कि कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, चौक, खड़िया, संगमरमर, प्रवाल भित्तियां, समुद्री जीवों के कवच, मोती, ये सब इसके कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न नाम है। कैल्शियम कार्बोनेट जो चूना पत्थर होता है, लाइमस्टोन, इसको जब अपन भट्टों में गर्म करते हैं तो गर्म करने का मतलब ट्राइंगल, तो ऐसी स्थिति में धुआं धुआं निकलती है CO2 की, और कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना है, कली के टंटे बन गए। इनको जैसे ही अपन ने लाके ये लेके आएगी और लाके उन्हें पानी डाला, पानी डालते ही वहां पर बुझा हुआ चूना हो गया, सफेदी,
यह कली अपनी तैयार हो गई व्हाइट वाश, और सफेद ये कली को जब अपन ने दीवार पर करा, लिखा दीवार पर सफेद जैसे करते हैं, वायुमंडल में उपस्थित CO2 टकराती है किससे, इस सफेदी से जो दीवार पर करा, तो वायुमंडल में उपस्थित CO2 जैसे उससे टकराएगी तो बनेगा वापस कैल्शियम कार्बोनेट और पानी। कैल्शियम कार्बोनेट की इस परत जो दीवार पर बन गई, उसके कारण यहाँ है कारण, यहाँ के बाद में यहाँ जाना जगह नहीं थी, इस परत के कारण दीवार संगमरमर की तरह चमकने लगती है और साथ में दीवार में नमी निकलती है। तो ये आपको एक पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए। जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि आपके हमेशा कभी कोई दिक्कत नहीं आए। बुझा हुआ चूना, सफेदी कली, चूने का पानी भी कह सकते हो इसको, चूने का पानी है ये, चूने का पानी कह दो, एक ही बात है। तो आपको देखो ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, फिर आपको कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है और कैसे पूरा प्रोसेस हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके बच्चों, तो ये आज हमने एक टॉपिक पढ़ा कि एल्काली बेस अर्थात क्षारक क्या होते हैं, उसके गुणधर्म क्या होते हैं, उसके उदाहरण क्या है, और अंत में अपन ने देखा था कि व्हाइट वाश जो होता है सफेदी, उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, क्यों दीवारें चमकने लगती है। तो ये सब कुछ अपन ने समझा। इसके अलावा अपन ने देखा था कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनके क्या क्या नाम है और इनके फॉर्मूले भी क्या होते हैं। तो लगातार आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा साइंस फैक्ट चैनल से और अपने ज्ञान में लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहें। आगे फिर एक नवीन टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।